देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, ये जो रिकॉर्ड होते हैं लैंड रिकॉर्ड, उसके बारे में आपका बनता है। यानी कि जो भूमि के रिकॉर्ड होते हैं या जो भूमि के आपका कह सकते हैं कि अभिलेख होते हैं। एक तो आपका महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं उसको खसरा कहते हैं, उसका क्या काम होता है। फिर एक महत्वपूर्ण जो अभिलेख है उसको खतौनी कहते हैं, उसका आपका क्या काम है। और अंत में जो क्वेश्चन बनते हैं वह आपका बनता है कि खसरा और खतौनी में अंतर बताइए। यानी कि आपका इधर तीन क्वेश्चन बन आपका एक और नया आपका आ गया है। आपका कह सकते हैं इसमें आपका और वह आया है आपका बही खाता। यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड हैं उसमें आपका एक और आपका रिकॉर्ड आया है बही खाते के बारे में। तो अब इन्हीं को आपको पढ़ना है। देखिए शुरू किया जाए कर करके। निकाल लीजिए, आपका सेक्शन 30 से शुरू करना है। भाई बेरेक में आपका निकाल लीजिए सेक्शन 30 यानी कि 30 बेरेक निकाल लीजिए, उसी से अभी पढ़ाया जाएगा। फिर और आपका अंतर तो खैर किताब से नहीं मिलेगा, अलग से आपका बताना पड़ेगा। लेकिन जो और बातें हैं वह आपका किताब से ही पढ़नी है। पहले ये अधिकार अभिलेख पढ़ाया जाए, उसके बाद से आपका अन्य चीज़ें पढ़ाई जाए। देखिए अध्याय 5 हम शुरू कर रहे हैं, ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण। यानी कि ग्राम के जो कृषि भूमि है उसके जो अभिलेख या कागज पत्र या रिकॉर्ड होते हैं उसका आपका अनुरक्षण और रख रखाव कौन कौन से कागज पत्र होते हैं, ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अध्याय 5 में दिया गया है। जो मुख्य रूप से आपका पढ़ना रहेगा वह खसरा और खतौनी और दोनों में अंतर। लेकिन एक क्वेश्चन सामान्य भी बन सकता है कि ग्राम के राजस्व अभिलेखों का उल्लेख करिए, तो उसमें आपका मानचित्र भी लिखना पड़ेगा, खसरा भी लिखना पड़ेगा और खतौनी भी। तीनों हो सकता है कि मिक्स करके पूछे। तो आइए देखा जाए, आपका धारा 29 पहले देखा जाए, ग्रामों की सूची। तो कल ग्राम की सूची यानी कि आपका जिले में कितने गांव हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। और किसके द्वारा तैयार की जाएगी? कलेक्टर द्वारा। यानी कि आपका जिले में जितने गांव हैं उनकी लिस्ट तैयार किया जाएगा, किसके द्वारा? धारा 29 बताती है आपका कलेक्टर द्वारा। और उस लिस्ट में समस्त गांवों की सूची होगी और जिसमें दिखाया जाएगा ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हो। यानी कि बार बार बाढ़ आती है किन गांवों में, ये लिखा जाएगा गांव के नाम के आगे। ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हो, यानी कि कभी लोग खेती करते हैं और कभी खेती नहीं करते। इसके बाद आपका प्रत्येक 5 वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जिसे विहित किया जाए इसे पुनरीक्षित किया जाएगा। यानी कि दो तीन बातें आपका ये इसमें सामान्य जानकारी के लिए आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि कलेक्टर का ये कर्तव्य है कि जिले में जितने गांव हैं उन गांवों की क्या मने तैयार करेगा लिस्ट। दूसरा आपका लिस्ट प्रकाशित होगी गांव के नाम के आगे, यानी कि उसी लिस्ट में आपका कौन कौन से गांवों में बाढ़ आती है, यानी कि पानी का बहाव होता है, ये लिखा जाएगा। किस गांव के लोग
अनिश्चित खेती करते हैं। अनिश्चित माने कोई भरोसा नहीं कि खेती करें न करें। और तीसरा, ये जो गांव की सूची होगी सामान्यतः 5 वर्ष के बाद ही इसका रिवीजन होगा। यानी कि अगर लिस्ट में किसी नए गांव को जोड़ना है तो वह कितने समय बाद ही अब जोड़ा जाएगा, या कोई गांव नष्ट हो गया या सभी लोग घर छोड़कर भाग गए, एक भी मनई नहीं बचा प्रयागराज की भाषा में, तो गांव का लिस्ट से नाम क्या किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। तो कितने साल बाद सामान्यतः इसका रिवीजन किया जाएगा? 5 साल। ये आपका सामान्य नियम में आया धारा 29 में। अब धारा 30 आइए, मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। यानी कि आपका नक्शा और जो खसरा है, खसरा को जो इंग्लिश में कहते हैं आपका, कह सकते हैं कि फील्ड बुक। फिर एक बार तैयार रखिए, जो ये खसरा होता है इसे इंग्लिश में फील्ड बुक कहते हैं, एफबी कह सकते हैं, फेसबुक न जान लीजिएगा, क्योंकि आजकल एफबी का मतलब लोग क्या समझ रहे हैं ज़्यादा, फेसबुकिया मित्र। बहुत आप लोग भी जानते हैं कि जो फेसबुकिया मित्र होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। आजकल समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग अपना नाम और पता छुपाने के चक्कर में फर्जी आपका कह सकते हैं कि सब डाल देते हैं रिकॉर्ड, और दोस्ती करते हैं, और अंत में फेसबुक की दोस्ती से आप देखते हैं कि कई अपराध हो जा रहे हैं। तमाम ऐसे आए, तो ऐसे फेसबुकिया फ्रेंडियों से और फ्रेंडों से, यानी कि मित्रियों से और किससे, मित्रों से सतर्क रहना है, ये न कि धोखा खा जाए, क्योंकि आपका सतर्कता ही बचाव है, सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। यानी कि बुलडोजर बाबा यहाँ और पुलिस, ये जो सोशल मीडिया पर अपराध हो रहे हैं, अपराधियों का पता लगाने में 90% विफल रह रही हैं, क्योंकि ये गुप्त रूप से अपराध होते हैं, पता ही नहीं चल पाता। एजेंसियों के पास उतना संसाधन ही अभी नहीं है और कि साइबर क्राइम का पता लगाया जा सके। आप लोग कई बार देखे होंगे साइटें हैक हो जाती हैं। कोरोना काल में आरबीआई का एटीएम ही हैक हो गया और 5-7 लोगों का एटीएम हैक हुआ था, सबके खाते से पैसे कटे, लेकिन सरकार आज तक पता नहीं लगा पाई कि हैकर कौन था। यानी कि जो साइबर अपराधी होते हैं वह अदृश्य होते हैं, और जैसे कोरोना अदृश्य था वैसे भी क्या होते हैं, साइबर अपराधी। तो मानचित्र और फील्ड बुक यानी कि खसरा के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में आपका है? धारा 30 में। तो पहले आपका मानचित्र देखा जाए, उसके बाद से आपका खसरा देखा जाएगा। देखिए आपका धारा 30 में दोनों बातें हैं। आपका फील्ड बुक का मतलब हिंदी होता है क्षेत्र पंजी, ना है तो उस पर बैरक पर लिख लीजिए। यानी कि खसरा की हिंदी आप लिख सकते हैं क्षेत्र पंजी, यानी कि फील्ड मतलब क्षेत्र और बुक माने पुस्तिका या पंजी, यानी कि क्षेत्र पंजी। अब देखिए इसमें आपका क्या है, बैरक। कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीत से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतम अंतराल पर जैसा विहित किया जाए गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तन को अभिलिखित करेगा, और किन्हीं गलतियों या लोप को जो समय समय पर पाई जाए भी ठीक कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक ग्राम का मानचित्र रखे, प्रत्येक ग्राम का खसरा रखे, कह सकते हैं, और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतम अंतराल पर जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए गांव की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, अगर सर्वेक्षण संख्या में परिवर्तन हुआ
अन्य परिवर्तन हुए तो ये कलेक्टर का कार्य है कि उन परिवर्तनों को उसमें क्या करे, एंट्री करे। दूसरा ये है कि अगर आपका मानचित्र या खसरा में गलती हो गई है तो कलेक्टर का ये कर्तव्य है कि उस गलती को सुधारे कि न सुधारे, सुधारे। ऐसा जो क्षेत्र पंजी होता है या जो खसरा होता है वह वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है, यानी कि वर्ष में उसमें 2 बार एंट्री की जाती है। एक खरीफ का खसरा, एक रबी का खसरा। इसका मतलब एक खरीफ की फसल का खसरा और एक रबी की फसल का खसरा। अब फील्ड बुक या क्षेत्र पंजी या खसरा के बारे में 3-4 नियम अलग से जानिए। जो क्षेत्र पंजी या खसरा होता है वह कब्जे का प्रमाण होता है। इसका मतलब कि किसी जमीन पर किसका कब्जा है ये खसरा बताता है। पहला नियम, खसरा स्वामित्व नहीं होता। खसराधारी हो सकता है कि स्वामी हो सकता है कि स्वामी न हो। यानी कि खसरा स्वामित्व को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन स्वामित्व की आधारशिला जरूर है। क्यों आधारशिला है? क्योंकि अगर कोई जमीन है उसका स्वामी कोई नहीं है तो कब्जाधारी उस जमीन का क्या मान लिया जाता है? स्वामी। ये जूरिस्प्रूडेंस में भी आप लोग पढ़े हैं कि अगर कोई वस्तु है और किसी के कब्जे में न हो तो जो व्यक्ति उस पर कब्जा जमा लेता है वही व्यक्ति उस कब्जे का क्या माना जाता है? स्वामी। खसरा में आपका एंट्री की जाती है, वह साल में 2 बार एंट्री की जाती है। एक खरीफ की फसल का खसरा और एक रबी की। खरीफ और रबी की फसल का खसरा तो ये लेखपाल का ये कर्तव्य होता है कि वह गांव-गांव और खेत-खेत जाए और किस खेत में क्या बोया गया है और किसका कब्जा है ये खसरे में लिखे। तो आप लोग देखते हैं कि लेखपाल साहब खेत खेत घूमना है लेकिन घूमते नहीं हैं, गांव में बैठ गए एक जगह, सबको सूचित कर देंगे कि लेखपाल साहब क्या हुए हैं, आए हैं। अपना इतना बड़ा रजिस्टर पूरा पोथी पत्रा लेकर वो पूरा बिस्तर वहीं घेर लेता है। आप कह लिए रहेंगे और सब धीरे धीरे लोग आएंगे और वहीं पूछ लेंगे कि क्या बोए हो अपने खेत में, और लोग बताते रहेंगे और वहीं से क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। जबकि ये कर्तव्य है लेखपाल का कि गांव-गांव घूमे और एक-एक जो खेत हैं देखे कि परती है कि बोया गया है, सिंचाई हुई है कि नहीं, सूखा तो नहीं पड़ा, बारिश हुई है कि नहीं। ये किसका कर्तव्य है? लेखपाल का। लेकिन आपका अगला देखिए खसरा के बारे में। खसरा ये जिस व्यक्ति का नाम खसरा में होगा वह व्यक्ति ही भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होगा। अर्थात इसका मतलब कि जो क्षेत्र पंजी या जो फील्ड बुक है, जिस व्यक्ति का नाम इस फील्ड बुक में होता है वह व्यक्ति उसी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उस भूमि का भू राजस्व अदा करे। खसरा मैं फिर बता दूं, खसरा स्वामित्व को दर्शित नहीं करता, लेकिन स्वामित्व की आधारशिला जरूर होता है। तो अब आपके दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर स्वामित्व को कौन विलेख बताएगा? तो स्वामित्व को बताएगा जो विलेख होगा उसे हम खतौनी कहेंगे। यानी कि खसरा कब्जे का प्रमाण है और खतौनी किसका? आपका स्वामित्व का। खसरा का प्रावधान धारा 30 में और खतौनी की अगली धारा में आएगा 31 में। ये जरूर याद रखिए। वैसे 4-5 अंतर, 3-4 अंतर हमने बता दिया। आपका जो खतौनी तैयार की जाती है प्रति वर्ष नहीं, 6 वर्ष में,
तो हम आगे बताएंगे। अभी तो खसरा के बारे में आपका बताया गया कि हाँ, अब ये है कि खसरा में संशोधन, तो खसरा में संशोधन हो सकता है धारा 32 के तहत कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन जो ये राजस्व अधिकारी से लेकर और इत्यादि हैं, वे लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए खसरा में आपका अभी खंड 2 बचा है। मिन जुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। तो मिन जुमला क्या है, ये भी एक शब्द आपका आ गया है। वैसे कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा आपका मैं बता दूं, ये आपका चलता रहता है। देखिए मिन जुमला का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक गाटा संख्या है, खेत की संख्या है आपका 377, मान लीजिए 377 एक खाता संख्या है और दो भाई थे और दो भाइयों ने उस जमीन का बंटवारा कर लिया। तो आपका जो कागज में लिखा जाएगा आपका मिन जुमला 377, उसके बाद एक भाई का नाम, और मिन जुमला 377 उसके आगे दूसरे भाई का नाम। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई गाटा, जब कोई खेत, जब कोई भूमि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विभाजित हो जाती है तो उस भूमि के नंबर के आगे क्या लिख दिया जाता है, आपका मिन जुमला। उर्दू शब्द है आपका, यानी कि इसका मतलब कि इनका भी इसमें हिस्सा है और इनका भी। इसीलिए उस वो बताता है कि ये एक हिस्सेदार नहीं है, आपका कितने हिस्सेदार हैं, दो, दो तीन जितने हो उसमें आगे लिखा रहता है आपका, उससे हमें मतलब नहीं है। अब आइए देखा जाए अधिकार अभिलेख या खतौनी। खतौनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है। धारा 31 में प्रावधान है अधिकार अभिलेख का आपका, और धारा 31 पहले समझिए। अधिकार अभिलेख फिर एक बार समझिए। जो राइट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है यह भी एक अलग विलेख होता है। इसी को हम सामान्य भाषा में खतौनी कहते हैं। ये स्वामित्व का परिचायक होता है आपका। इसमें उस भूमिधर का नाम होता है जो भूमिधर उस जमीन का स्वामी है, कब्जाधारी नहीं, क्योंकि कब्जे में खसरा में। तो एक और आपका मैंने बता दिया जाए, जैसे प्रयागराज में फिर एक बार याद रखिएगा कि अगर आप नगर निगम से आप खतौनी या खसरा निकलवाते हैं, नगर निगम से आप एप्लीकेशन देकर किसी का भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम और नंबर, मकान नंबर चाहिए, नाम चाहिए। अब उसमें आपका कितने माने आपका कब से ये मकान किसका नाम है, आपका पुराना रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। 1972 के पहले का भी माने 1972 से आपको उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड दिया जाता है। तो अगर उसमें देखिए आपका जो आपका कब्जेधारी का नाम एक जगह रहेगा, एक जगह स्वामी का नाम। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम स्वामी के नाम के नीचे है, यानी कि वह फ्री होल्ड जमीन है, यानी कि सरकारी जमीन नहीं है, और अगर किसी का नाम आपका कह सकते हैं कि कब्जाधारी के नीचे रहे आपका रिकॉर्ड में, इसका मतलब मानकर चलिए कि वह जो शहर की ज़मीन है वह सरकार मालिक है, यानी कि वह स्टेट लैंड है, नजूल भूमि है, सरकार उसकी मालिक है, और आप केवल और केवल क्या हैं, कब्जेधारी। सरकार जब चाहे तब, यानी कि बाबा का बुलडोजर जब चाहे तब
ऐसे ज़मीन पर चाबुक चला सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। बस एक नोटिस रिसीव कराया जाए और कम से कम 15 दिन का क्या दिया जाए समय, कि आपकी ज़मीन सरकार की है, सरकार खाली करा रही है, हटिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, बुलडोजर चला देंगे। कई जगह ऐसा हुआ, जिसे बघाड़ा इत्यादि में आप देखिए तो ज़्यादातर ज़मीनें आपका स्टेट लैंड है, तो स्टेट लैंड की कीमत भी कम होती है, आधा कहिए होती है, और जो फ्री होल्ड है उसकी कीमत आपका माने दूना होती है। स्टेट लैंड पर लोन सोन नहीं मिलेगा आपका, जबकि आपका जो ये फ्री होल्ड है लोन मिल जाता है। स्टेट लैंड होता है तो वहीं 10 रुपया का या 100 रुपया के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके कब्जे का क्या हो जाता है, अंतर। जैसे कि किसी का मकान है स्टेट लैंड में है, तो उतना ताम झाम नहीं करना है, आपका 50-100 रुपया के स्टाम्प पर लिख दिया जाता है और कब्जा क्या किया जाता है, दूसरे को दे दी, क्योंकि आप तो स्वामी हैं ही नहीं। तो फिर याद रखिए, खसरा कब्जे का प्रमाण है और खतौनी किसका परिणाम है, स्वामित्व का। खसरे का जो नाम है क्षेत्र पंजी उसे कहा जाता है फील्ड बुक, और खतौनी को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट यानी कि अधिकार अभिलेख। नाम याद रखिए, अधिकार अभिलेख मतलब क्या हुआ, खतौनी। अधिकार अभिलेख के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह धारा आपका 31 में किया गया है। तो ये जरूर याद रखिए कि ये स्वामित्व का प्रमाण है। देखिए क्या कहा गया धारा 31 में, अब कलेक्टर विहित प्रपत्र में और विहित रीत से प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख पोस्ट में लिखा भी है खतौनी रखेगा। तो अधिकार प्रत्येक गांव की जमीनों का मालिक कौन है, ये रिकॉर्ड किसके पास रहता है, कलेक्टर के पास, और इस रिकॉर्ड में निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे, यानी कि खतौनी में क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखिए खतौनी की अंतर वस्तु भी हम कह सकते हैं, खतौनी कॉन्टेक्ट्स ऑफ आपका खतौनी, यानी कि खतौनी में क्या क्या लिखा जाएगा। पहला देखिए, समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्या या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल, यानी कि इस जमीन के कौन कौन से आपका खातेदार हैं। खातेदार मतलब टेन्योर होल्डर कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति इस कृषि भूमि के स्वामी हैं, ये उसमें लिखा जाएगा। उनके द्वारा गाटा संख्या क्या है, तो आपका किस गाटा संख्या में आपका यह जमीन का गाटा संख्या क्या है। इसके बाद आपका उस जमीन का रकबा लिखा जाता है, रकबा यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि स्वामियों के नाम, उस जमीन की संख्या और उस जमीन का क्षेत्रफल, ये किस में रहता है, खतौनी में। दूसरा देखिए, ऐसे व्यक्तियों के उनके हिस्सों सहित हितों का प्रकार या विस्तार और उससे संबंधित दायित्व या शर्तें यदि कोई हो। इसका मतलब ये हुआ कि खतौनी में आपका जैसे कि 5 लोगों का नाम है, तो खतौनी में ये भी लिखा जाएगा कि 5 लोगों का हिस्सा कितना कितना है, क्या एक का हिस्सा आधा है कि पांचों का हिस्सा बराबर है। ये वहाँ क्या करना पड़ेगा, खतौनी में हिस्सा भी लिखा जाता है। दूसरा जो लिखा जाता है दायित्व और शर्तें। देखिए लाइबिलिटी क्या हो सकती है, दायित्व और शर्तों का मतलब आपका कह सकते हैं, दायित्व एवं शर्तों का मतलब आपका ये हुआ कि जैसे कि किसी कृषि भूमि पर लोन लिया गया है, तो खतौनी में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इस जमीन पर आपका इस जमीन पर इन लोगों ने इतनी रकम का लोन इस तारीख को इस बैंक से
प्राप्त किया है और यह जमीन बैंक में क्या है, बंधक है। देखिए, जब आप खतौनी निकालेंगे तो अगर बैंक से लोन उस पर लिया गया है तो खतौनी स्पष्ट रूप से शो करेगी कि आपका बैंक का लोन आप लिए हैं। डेट भी बताएगी, ऐसे नहीं, डेट भी बताया जाता है, उसमें लिखा रहता है, और कितनी रकम का लोन लिए हैं वो भी लिखा रहता है, किस बैंक की किस शाखा से लिए हैं, ये सभी बातें क्लियर कट क्या हैं, लिखी रहती हैं। तो दायित्व और शर्तें भी लिखी रहेंगी। तीसरा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको दे राजस्व या लगान, यानी कि राजस्व या लगान कितना दे है किस व्यक्ति द्वारा, ये भी खतौनी में लिखा रहता है। अगला, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित या उसमें निहित जोत से भिन्न समस्त भूमि का विवरण, यानी कि भूमि किस प्रकार की है ये भी लिखा जाएगा, भूमि की किस्म। और अंतिम है ऐसे अन्य विवरण जो नियमों द्वारा क्या किया जाए, विहित किया जाए, यानी कि राज्य सरकार नियम बनाए और अन्य विवरण आपका लिख माने निर्धारित करे। इसके बाद सह खातेदारों के अंश विहित रूप से निर्धारित किए जाएंगे। सह खातेदार का मतलब को टेन्योर होल्डर, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी भूमि के मालिक हैं, तो ऐसी दशा में आपका कितना कितना अंश आपका जमीन में वह रखते हैं, इस बात को भी विहित रूप से निर्धारित किया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा, खतौनी में लिखा जाएगा। इस प्रकार आपने फिर एक बार आइए, धारा 30 में प्रत्येक गांव का मानचित्र आपने पढ़ा। धारा 30 में ही खसरा या फील्ड बुक या क्षेत्र पंजी आपने पढ़ा। धारा 31 में अधिकार अभिलेख या आपने खतौनी पढ़ा। अब आपका इसमें अंतर लास्ट में देखना है, अंतर ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका खसरा और खतौनी में क्या डिफरेंस है, कम से कम 5-6 डिफरेंस याद करके जाइएगा। तो पहला आपका जवाब रहेगा कि खसरे के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 में दिया गया है, जबकि खतौनी के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 में दिया गया है। पहला अंतर धारा वाइज आप लिख सकते हैं, 30 और 31। दूसरा अंतर देखा जाए, खसरे का निर्माण वर्ष में 2 बार किया जाता है। 2 बार का मतलब ये हुआ, एक खरीफ की का खसरा और एक रबी का, यानी कि खरीफ की फसल के समय खसरा तैयार किया जाएगा, किस खेत में क्या क्या बोया गया है, किसने बोया है। फिर रबी की फसल के साथ तैयार किया जाएगा, यानी कि दूसरा अंतर हमें ये देखना है कि जो खसरा होता है वह वर्ष में 2 बार तैयार होता है, एक खरीफ का खसरा और एक रबी का। लेकिन जो खतौनी होती है वह अमूमन 6 वर्ष में एक बार तैयार होती है। तो समय का अंतर भी याद रखना है। खसरा साल में कितनी बार तैयार होता है, 2 बार, और खतौनी आपका कितने दिनों में एक बार तैयार होती है, आपका कह सकते हैं आपका 6 वर्ष में। अगला ये खसरा में लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि के राजस्व का उल्लेख नहीं होता। खसरा में भूमि के राजस्व का उल्लेख नहीं होता, जबकि खतौनी में अभी हमने बताया कि कौन सी भूमि से कितना भू राजस्व या लगान वसूलना है,
इसका उल्लेख कहाँ रहता है? खतौनी में। तो तीसरा अंतर आपका ये लिख सकते हैं कि खसरे में आपका लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि के राजस्व का या लगान का उल्लेख नहीं रहता है, जबकि खतौनी में लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि के राजस्व का उल्लेख रहता है। ये तीसरा अंतर हुआ। चौथा अंतर देखिए आपका खसरे में किस व्यक्ति का नाम होता है? आपका जो खसरे में उस व्यक्ति का नाम होता है जो व्यक्ति वास्तव में उस जमीन पर काबिज है। यानी कि खसरे में उस व्यक्ति का नाम होता है जो व्यक्ति जमीन पर क्या रखता है? कब्जा। लेकिन यही आपका पूछ लिया जाए कि खतौनी में किसका नाम रहता है, तो खतौनी में उस व्यक्ति का नाम रहता है जो व्यक्ति उस भूमि का क्या होता है? स्वामी। तो यानी कि आपका खतौनी में किसका नाम आपका रहेगा? कह सकते हैं कि स्वामी का। और खसरा में किसका रहेगा? आपका कब्जेधारी का। ये चौथा अंतर हुआ। चार अंतर हुए कि पांच? चार। पांचवा देखिए खसरा में की गई जो प्रविष्टि होती है वह विधि की खंडनीय उपधारणा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि विधि की खंडनीय उपधारणा का मतलब ये हुआ कि अगर लेखपाल साहब ने ये लिख दिया कि ये जमीन खरीफ की फसल के समय पड़ती थी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका लिखा हुआ अकाट्य हो गया। किसान आकर खसरे में की गई प्रविष्टि का खंडन कर सकता है। खंडन यानी कि उसको काट सकता है, गलत साबित कर सकता है। लेकिन जो खतौनी होती है वह विधि की अखंडनीय उपधारणा होती है। उसका खंडन करने का क्या मौका दिया जाएगा कि नहीं? नहीं दिया जाता है। यानी कि कब्जा खंडनीय है। आपका खसरा में जो प्रविष्टि है उसका वह विधि की खंडनीय उपधारणा है, जबकि खतौनी में जो प्रविष्टि है वह विधि की आपका अखंडनीय उपधारणा होती है। अब विधि की खंडनीय और विधि की अखंडनीय उपधारणा के बारे में आपका थोड़ा बहुत दो लाइन एविडेंस में हमें जाना पड़ेगा। देखिए अगर ये कहा जाए कि विधि की खंडनीय उपधारणा, इसका मतलब एविडेंस की धारा 4 में दिया गया है जो शैल प्रिज्यूम है उपधारणा करेगा। यानी कि जहाँ की बेयर एक्ट में ये लिखा हो कि न्यायालय उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय एक तथ्य के अस्तित्व के आधार पर दूसरे तथ्य के अस्तित्व को मानने के लिए बाध्य होगा जब तक कि उसे ना साबित न कर दिया जाए। यानी कि न्यायालय अनुमान तो लगाएगा, लेकिन उस अनुमान का हम क्या कर सकते हैं? खंडन। खंडन इनको उसको गलत साबित कर सकते हैं। जबकि विधि की अखंडनीय उपधारणा में क्या होता है? विधि की अखंडनीय उपधारणा को ही कन्क्लूसिव प्रूफ कहते हैं, अकाट्य तर्क कहते हैं, निर्विवाद प्रमाण कहते हैं या निश्चायक सबूत। भाई याद रखिए विधि की अखंडनीय उपधारणा को 3-4 नामों से जाना जाता है। अकाट्य तर्क, निर्विवाद प्रमाण, निश्चायक सबूत। यानी कि ऐसा प्रमाण जिसको काटा नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता, ये सबसे मजबूत उपधारणा या अनुमान होता है। इसीलिए कम धाराओं में दिया गया है। और इसके पहले वाले जे में पूछा भी गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में निश्चायक सबूत या विधि की अखंडनीय उपधारणा का प्रावधान किया गया है, तो केवल 3 धाराओं में।
रट कर भाई जाइए बिहार के लिए भी। 141, 112 और 113, 3 धाराओं में है एविडेंस के। कौन कौन? 41, 112, 113, जिसमें से जो एक धारा 113 है, अब ये अधिकारातीत प्रीवी काउंसिल द्वारा घोषित कर दी गई है। तो इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि एविडेंस की कौन सी धारा है जिसका साक्ष्य में अब कोई महत्व नहीं है, तो आप कौन सी धारा मार कराएंगे? 113। दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी के बाद में 1876 ईस्वी में ही प्रीवी काउंसिल ने एविडेंस की धारा 113 को अल्ट्रावायरस क्षेत्र से बाहर अधिकारातीत घोषित कर दिया था। तो आगे दे रिट में भी हम बता रहे थे कि अगर अधिकारता से बाहर निचले न्यायालय ने जाकर मुकदमा सुना है या फैसला दिया है तो दो रिटें जारी होंगी, एक प्रतिषेध और दूसरा कौन? उत्प्रेषण। फिर अगला देखिए, खसरा कब्जे का साक्ष्य होता है, खतौनी स्वामित्व का। भाई अगला अंतर यही तो आया, ये खंडनीय खंडनी हो गया। अगला अंतर खसरे खतौनी में आया कि जो खसरा होता है वह कब्जे का साक्ष्य होता है और खतौनी क्या होती है? स्वामित्व का। यानी कि खसरा साधन है तो खतौनी क्या है? साध्य। अपने मन से बना सकते हैं कि खसरा साधन है तो खतौनी क्या है? साध्य। खसरा स्वामित्व का आधार नहीं, स्वामित्व का आधार उत्पन्न करता है तो खतौनी आधार नहीं बल्कि स्वामित्व बताते हैं। ये भी लिख सकते हैं जो हमने आपको बताया कि खसरा कब्जे का साक्ष्य होता है, इसको 2-3 भाषा में और मैं बता रहा हूँ कि खसरा कब्जे का आधार है जबकि खतौनी स्वामित्व का आधार, या खसरा आपका साधन है तो साध्य क्या है? खतौनी। अगला देखिए आपका, खसरा में जो संशोधन हो सकता है वह कलेक्टर इत्यादि द्वारा किया जा सकता है, लेकिन जो खतौनी में संशोधन होगा वह आपका कह सकते हैं कि न्यायालय के आदेश द्वारा किया जाएगा। खतौनी में अब खसरा है तो आपका पुनरीक्षण इसका कराया जा सकता है और खतौनी के मामले में अपील होती है। खसरा के मामले में क्या होगा? रिवीजन, और खतौनी के मामले में आपका कह सकते हैं अपील। इस प्रकार 5-6 अंतर याद रखिएगा। अब आइए किसान बही देखा जाए। हाँ, नहीं तो उसमें नहीं ये लागू होगा, दो ही केवल ना, जायद वाले में नहीं। खसरा में आपका 2 ही बार तैयार होता है, 3 बार नहीं। अगला देखिए आपका, अब हम चलते हैं धारा किसान बही, निकाल लीजिए। सेक्शन आपका 41, सेक्शन आपका 41 निकाल लीजिए, किसान बही। 41, आइए किसान बही होती क्या, पूछ सकता है किसान बही क्या होती है आपका, इसमें कौन कौन सी बातें दी गई रहती हैं। तो आपका ये इंग्लिश में भी किसान बही ही कहा गया है। सेक्शन आपका 41, देखिए 41 को शुरू किया जाए। देखिए क्या कहा गया है, हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए, अधिकार अभिलेख का मतलब खतौनी, याद रखिए। अधिकार अभिलेख का मतलब कौन सी? खसरा की खतौनी, खतौनी। अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए
कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा। यानी कि जब खतौनी तैयार हो जाती है, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स तैयार रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार हो जाता है या अधिकार अभिलेख तैयार हो जाता है, तो कलेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि खतौनी तैयार होने के पश्चात प्रत्येक खातेदार को किसान बही दिया जाए, जिसमें कि ऐसा विवरण होगा जो नियमों द्वारा विहित किया जाए। तो अब कौन कौन से विवरण होते हैं अभी हम बताएंगे। दूसरा देखिए, किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा धारित समस्त जोत के संबंध में समेकित जोत बही होगी। तो आपका देखिए, जो खतौनी होता है उसमें किस गांव में कितना आप जमीन रखते हैं वह बताया जाएगा, लेकिन जिले में आप कितने आपके पास जमीन है ये किस रिकॉर्ड में रहेगा, एक जगह किसान बही में। यानी कि प्रयागराज में आपके नाम कितनी जमीन है, ये खतौनी तो अलग अलग रहेगी, लेकिन जो आपका किसान बही मिलेगी उसमें उन सभी जमीनों का वर्णन रहेगा जो आपके नाम से प्रयागराज जिले में है। तीसरा देखिए, संयुक्त जोत की स्थिति में इस धारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सखेत खातेदारों को दी जाए जो इसके लिए आवेदन करें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से किसी जमीन के एक से अधिक मालिक हैं, तो अब 5 मालिक हैं तो पांचों को अलग अलग न दिया जाए, भाई उन्हीं को दिया जाए जो किसान बही की क्या करते हैं, मांग। चौथा खंड देखिए, खातेदार किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीत से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जैसा विहित किया जाए, यानी कि कुछ शुल्क ले लिया जाएगा। पांचवा खंड है, किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय समय पर अधिकार अभिलेख में किए गए संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि नई जमीन खरीद लिया या अपनी कोई जमीन बेच दिया, तो किसान बही में भी अब संशोधन होगा, तो वह किसान बही में संशोधन करा सकता है कि नहीं करा सकता है, और उसके लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। छठवां देखिए, जब जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत का धारक है, तो वह इस प्रकार दिए गए ऋण के ब्यौरों को किसान बही में पृष्ठांकित करेगा। यानी कि कितना बैंक से लोन लिए हो, ये किसान बही में क्या रहेगा, एंट्री रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। सातवां देखिए, खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान को यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तो उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण नहीं प्राप्त किया है और न ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीत से अंतरित किया है। यानी कि बैंक में किसान एक एफिडेविट भी देगा कि यह जो जमीन है किसी अन्य बैंक में हम गारंटी के तौर पर नहीं रखते हैं। ये कौन देगा, आपका किसान। और अंतिम है कि कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है, तो ऐसा किसान दंड का भागी होगा। और कितना दंड मिलेगा, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी कि अगर बैंक में एफिडेविट दिए और गलत ही दे दिए जानबूझकर, तो तुम दंड, ऐसा किसान दंड का क्या होगा, भागी होगा। अंतिम है, ऐसा बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान ऋण के अंतिम पुनर्भुगतान को
किसान बही पर पृष्ठांकित करेगा, यानी कि जब किसान ने कर्जा वापस कर दिया तो ये बातें आपका कहाँ दर्ज की जाएगी, किसान बही में, कि किसान ने कर्जा क्या कर दिया, वापस। तो आपका इस प्रकार आपका तीनों माने अधिकार अभिलेख खसरा भी हो गया, खतौनी भी हो गया और किसान बही भी। अब अगला आइए चैप्टर उठाया जाए। ट्रेसपासर से आपका क्वेश्चन आता है। ट्रेसपासर, पहले तो भूमिका देखिए, आज भूमिका में ही लग जाएगा आपका ट्रेसपासर का। ट्रेसपासर का मतलब अतिचारी। अतिचारी का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि पर कब अवैध रूप से कब्जा कर लिया हो, यानी कि एक की कृषि भूमि थी और बी ने एक की कृषि भूमि पर बिना किसी विधिक प्राधिकार के, या हम कह सकते हैं कि कानून का वायलेशन करके पजेशन जमा लिया है, अधिकार कब्जा कर लिया है, तो ऐसी दशा में जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसको हम नाम क्या देंगे, ट्रेसपासर, यानी कि अतिचारी। अतिचारी के बारे में आपका कह सकते हैं कि जो अतिचारी होता है, अब अतिचारी के बारे में जो आपका प्रावधानों को आपका पढ़ना है वह पहले देख लिया जाए। आपका धारा 134, धारा 136 और धारा 151, यानी कि तीन धाराएं पढ़नी है, तीन एंगल से। लेकिन पहले अतिचार के बारे में आप थोड़ा और हल्का सा इसका व्यापक रूप देखा जाए, इसको दो तीन एंगल से आप पढ़िएगा। एक एंगल आपका अपकृत्य का हम पढ़ा रहे हैं, टाट का, दूसरा आईपीसी का, और तीसरा एंगल आपका भू राजस्व से चला जाएगा। दो एंगल हम बता रहे हैं। देखिए, जो ट्रेसपास या अतिचार हैं, अतिचार का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का किसी भूमि या भवन पर कब्जा है और बिना कब्जेधारी माने कब्जेधारी की सम्मति के बिना, सम्मत माने रजामंदी के बिना आपने उस जमीन पर या भूमि पर क्या किया है, प्रवेश। तो इसी को हम एक लाइन में ट्रेसपास कहते हैं, और जो व्यक्ति प्रवेश करता है उसे ट्रेसपासर या अतिचारी। अब अपकृत में जो बिहार में पूछा जाता है वह आपका ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन अपकृत कौन है, या सबसे पहले आपका इंग्लैंड के सम्राट ने किस अपकृत के लिए मुआवजा वसूलने हेतु मंजूरी दी, या पहला अपकृत कौन है जिसे कबूतर खाने में रखा गया, यानी कि पहला कबूतर खाना किस अपकृत के लिए बनाया गया। तो वह अपकृत था ट्रेसपास या अतिचार। तो पहला नियम यह आया कि जो अतिचार, अगर जो व्यक्ति आपके जमीन या भवन पर बिना आपकी अनुमति के प्रवेश किया है उस व्यक्ति से आप अपकृत में क्या वसूल सकते हैं, मुआवजा। अब समस्या ये आई कि आपका समस्या यहाँ ये है कि अतिचार एक ऐसा अपकृत्य है जो आपका एक्शनेबल पर सी है, उसको ना तो अलग से लिख सकते हैं। एक्शनेबल पर सी का मतलब हुआ स्वतः अनियोज्य दावा। स्वतः अलग से बताया जा रहा अभी। स्वतः अनियोज्य दावे का मतलब ये हुआ, पूछा गया बिहार में, कि भले ही वादी को एक पाई का नुकसान न हो फिर भी वादी प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा करके और क्या वसूल सकता है, मुआवजा। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण इसमें कौन सा है,
अतिचार का। तो अतिचार पहला अपकृत्य था जिसको कि किसने मान्यता दिया था, इंग्लैंड के सम्राट ने। और पहला अपकृत्य कौन, वह किसके लिए पहला लेखी जारी की गई, कबूतर खाने में कौन पहला कबूतर कौन रखा गया, अतिचार, सामंड के अनुसार। दूसरा नियम देखिए, केवल अतिचार करना अपकृत्य है लेकिन अपराध नहीं है। तो आप दिमाग ये लगाएंगे कि आखिर ये अपराध कब होगा। तो यदि अतिचार करते समय या करने के बाद इरादा बदल जाए, यानी कि अगर अतिचार अपराध करने के लिए किया गया है तो ये अतिचार अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपराधिक अत्याचार। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बना है कि ए बी के घर में प्रवेश करता है। ए का प्रवेश करते समय ही इरादा है कि इसके घर में प्रवेश करके और हम कोई अपराध करेंगे, तो ये शुद्ध रूप से गृह अतिचार हुआ, क्योंकि घर में प्रवेश किया है। ऐसे खुले में प्रवेश करे तो अतिचार, और घर में कर ले तो क्या हुआ, हाउस ट्रेसपास, गृह अतिचार। दूसरा उदाहरण बनता है, ए बी के घर में प्रवेश करता है। ए का इरादा अपराध करने का नहीं था, लेकिन जब घर में प्रवेश कर लिया तो देखा कि कोई घर में है ही नहीं, तब उसका मन बदल गया और आपका अब इरादा अपराध करने का कोई हो गया। तो क्या इसे गृह अतिचार कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि प्रवेश करते समय इरादा अपराध का हो तब भी घर में घुसा हो तो गृह अतिचार। प्रवेश करते समय इरादा नहीं था लेकिन जब घर में चला गया तब इरादा हो गया कि हम अपराध करेंगे, तब भी हम का क्या कहेंगे, गृह अतिचार। अब गृह अतिचार के लिए क्या पूरा शरीर घर के अंदर ले जाना आवश्यक है, नहीं। अगर शरीर का कुछ हिस्सा, जैसे एक पैर बाहर रखा है और एक पैर कहाँ रखा है घर के अंदर, तब भी अतिचार माना जाएगा कि नहीं, गृह अतिचार माना जाएगा। अगर यहीं आपका तोड़ फोड़ कर घुस गया तो गृह भेदन, रात में घुस गया तो रात्रो गृह भेदन, छुप कर घुस गया तो प्रच्छन्न रात्रो गृह भेदन इत्यादि। और ये अपराध है आईपीसी की धारा 441 से लेकर आपका 462 तक, 62 है ना, 462 तक ही है। इसमें आपका एक क्वेश्चन और देखना है, समस्या बनती है भाई, उसको भी देखा जाए। ए बी के घर में अपराध करने के आशय से प्रवेश करता है। बी के घर में कोई नहीं रहता, वह बक्सा को उठाता है। बक्सा में सड़े हुए कपड़े रहते हैं। एक को दया आ जाती है और बक्से में 100 का नोट रखकर वह वापस आ जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया, तो पहला तो बिना इजाजत के बी के घर में घुसा है, तो गृह अतिचार करा दीजिएगा। कौन सा, और उसी में रहता कि किवाड़ तोड़कर घुस गया, ग्रिल उठाकर घुस गया तो गृह भेदन करा दे। सेंध मारकर घुस गया तो अगर उसमें रहे लेकिन न रहे तो गृह अत्याचार तो किया है। दरवाजा खुला घुस जाइए, अब दरवाजा ताला बंद है तोड़कर घुसिए तो वह गृह अत्याचार से थोड़ा गंभीर हो जाएगा, गृह भेदन। दूसरा देखिए, तो गृह अत्याचार तो किया ही, इसमें पहला अपराध। दूसरा, बक्सा खोला और चोरी के नियत से खोला, लेकिन बक्सा में सड़े हुए कपड़े होने के कारण कुछ उठाया नहीं, तो चोरी तो नहीं किया लेकिन चोरी का प्रयास जरूर किया। तो कितने अपराध उसने किया, 2, गृह अत्याचार और दूसरा कौन, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अब कई लोग सोचते हैं नए लड़के कि 100 रुपया रखा है उससे क्या मतलब, अरे रखा है उससे हमें क्या मतलब, इरादा तो उसका सही नहीं था, वो तो बाद में रख दिया, उससे क्या चोरी परिवर्तित हो जाएगी। अगला देखिए आपका,
इसी प्रकार आपका ट्रेसपासर को देखना है। यहाँ अतिचारी उस व्यक्ति को कहा गया है जो कब्जा कर ले। तो कब्जा बताइए किस किस की कृषि भूमि पर किया जा सकता है। एक तो किसान की भूमि पर किया जा सकता है। भाई एक किसान है और इसकी भूमि पर बी ने क्या कर लिया, जबरदस्ती कब्जा। तो एक भूमिधर की जमीन पर कब्जा हो सकता है, यानी कि आपका। दूसरा ग्राम पंचायत की भूमि पर हो सकता है, जो ज़्यादा होता है। गांव में जो ग्राम पंचायत की भूमियां होती हैं ज़्यादातर उसी पर लोग कब्जा करते हैं। आपका भैंस बांध देंगे, मड़ई लगा देंगे, आपका कुछ न कुछ कर ही देते हैं। और तीसरा आपका पट्टेदार, जो पट्टा पर जमीन लिया है उसकी जमीन पर किसी ने अवैध रूप से क्या कर लिया, कब्जा। तो ऐसे तीन आपको पढ़ना है। भूमिधर के जमीन पर आपका ट्रेसपास किया गया, आपका ग्राम पंचायत की जमीन पर, और तीसरा पट्टेदार। तो अब ये लोग मुकदमा करेंगे और मुकदमा करके ये मांग करेंगे कि ऐसे अत्याचारी को हटाया जाए और हमें जमीन पर पुनः कब्जा दिलवाया जाए। यही मांग की जाती है। अब इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या नहीं प्रक्रिया है, मुकदमे में जो पार्टी है वह महत्वपूर्ण है। सरकार को पार्टी बनाना अनिवार्य है, नहीं तो मुकदमा चलेगा ही नहीं। क्योंकि कब्जा आप वापस मांग रहे हैं तो किसको पार्टी एक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य को। अतिचारी या ट्रेसपासर दो प्रकार का हो सकता है, एक प्रारंभिक अतिचारी और दूसरा पश्चातवर्ती। ये भी याद रखना है। प्रारंभिक का मतलब कि शुरू से ही वह गलत आदमी है, और पश्चातवर्ती का मतलब कि शुरुआती दौर में कब्जा उसका वैध था, लेकिन बाद में कब्जा क्या हो गया, अवैध। तो अतिचारी कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो। एक प्रारंभिक अतिचारी जो शुरू से ही अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया, और एक पश्चातवर्ती। वहीं पश्चातवर्ती का एक उदाहरण देखना रहता है। ए ने अपनी जमीन बी को 1 साल के लिए पट्टे पर दी। 1 साल समाप्त हो गया और ए ने कहा कि जमीन खाली करो, फिर भी बी ने जमीन खाली नहीं किया। तो आप लोग बताइए, बी का शुरुआती दौर में 1 साल तक जो कब्जा था वो वैध था कि अवैध था, वैध। लेकिन 1 साल बाद उसका कब्जा क्या हो गया, अवैध। तो ये प्रारंभिक अतिचारी कहा जाएगा कि पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती। और प्रारंभिक मैंने जबरदस्ती पहले ही कब्जा कर लिया हो। इसको रेस्ट ले लीजिए, चूंकि समय भी हो गया, आपका रेंट वाला भी कानून पढ़ाना है। अतिचारी हम कल और बताएंगे। भूमिका एक आपका बंध गई। अब दिमाग में यही बैठाना है कि कौन मुकदमा करेगा, कहाँ करेगा, किसको पार्टी बनाएगा, मुकदमे में फैसला आ गया तो कैसे लागू होगा। आपका देखिए, कब्जे के लिए विवाद आपका सीआरपीसी में थोड़ा बहुत आपका 145 से लेकर 148 उल्लेख करना चाहिए था, लेकिन अब और सीपीसी में भी आपका हल्का, कल हम उल्लेख कर देंगे। अभी एक एक दो दो लाइन थोड़ा भूमिका जाननी पड़ेगी। सीपीसी की धारा 16 और आदेश 20 हल्का सा, सीआरपीसी की धारा 145 से लेकर कहाँ तक, 148।